नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बीएचयू। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करते हैं। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के फोर्थ मॉड्यूल पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन अर्थात समावेशन की राजनीति के अंतर्गत उसके थर्ड सब यूनिट कास्ट पॉलिटिक्स एंड रिजर्वेशन जाति राजनीति एवं आरक्षण पर चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस व्याख्यान को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम लोग भारत में जो जाति आधारित राजनीति है उसके प्रमुख प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात जो राजनीति में जाति की क्या भूमिका है और उससे संबंधित जो प्रमुख विकास हुए हैं उनको समझेंगे। भारत में आरक्षण और उससे उभरती हुई जो चुनौतियां हैं उस पर विचार मंथन करते हुए किस प्रकार जाति की भूमिका को भारत में एक नियंत्रित सीमा के अंतर्गत लाते हुए इसके जो दुष्परिणाम है इन पर रोक लगा सके, इस पर विचार करेंगे। जब हम जाति की बात करते हैं तो बेसिकली जाति को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ये एक हेरिडिटरी एंडोगमस ग्रुप है, यानी एक तो वंशानुगत तरीके से चली आने वाली व्यवस्था है जिसमें पिता के जन्म और जाति के आधार पर पुत्र का भी जो है जाति निर्धारण होगा। जाति के अंतर्गत ही सारे प्रैक्टिसेस, चाहे वो फूड प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो मैरिज प्रैक्टिसेस हो, ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिसेस हो, उसमें जो आपके इंट्रा कास्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको वरीयता दी जाएगी। इनका एक सामान्य नाम होगा, सामान्य आपकी जो एक वंशगत पेशा होगा, उनकी संस्कृति भी एक सामान्य संस्कृति होगी और कहीं ना कहीं जो जातिगत आधार के कारण गत्यात्मकता कम होगी और एक विशेष प्रकार की परिस्थिति उनको प्राप्त होगी और उसके बेसिस पर वो एक होमोजेनस कम्युनिटी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, यानी वो एक अपने आप में एक समरूप समुदाय की तरह आपस में ही अपनी सारी जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करके एक सस्टेनेबल सोसाइटी के पार्ट बनकर रहने का प्रयास करेंगे। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो ये जो जाति शब्द है इसका जो उद्भव है ये आपके स्पेनिश और पोर्तुगीज शब्द कास्टा से हुआ है, जिसका अर्थ है लिनिएज, रेस या एक ग्रुप जिसके पास हेरिडिटरी क्वालिटीज है, यानी एक चले आ रही परंपरा, प्रजाति या किसी विशेष ऐसे समूह जिनके पास की वंशानुगत तरीके से चले आने वाली जो क्वालिटीज है वो उनके भीतर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जाति और प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था ये पूरी तरह से दो विपरीत ध्रुव हैं। ये एक विपरीत मूल्य वाले व्यवस्था है जिनको हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करता हुआ नहीं पाते हैं। और भारत में अगर हम देखें तो शुरू से ही जो है जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसने हमारी राजनीति को दिशा निर्देश प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संविधान सभा में भी ज्यादातर जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात के पक्ष में थे कि जो लोअर कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना आवश्यक है। तो इसलिए स्वतंत्र भारत में यह विमर्श बहुत ही प्रबल रूप से उभरा कि हमें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करना पड़ेगा या उस संदर्भ में जो है हमें नीतियों को निर्मित करना होगा, क्योंकि जस्टिफिकेशन इस आधार पर दिया जाता है कि पहले जो है हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है आपके मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ, तो अब जो है उनको जो है प्रिविलेजेस देके जो है हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। जैसे रिवर्स जो आपके डिस्क्रिमिनेशन है उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि फेयर हाउसिंग एक्ट जो 1968 में पारित हुआ था वो इस प्रकार के सभी गतिविधियों को अवैधानिक घोषित करता है जो कि लैंडलॉर्ड करता है, जिसमें वो विभेद मूलक प्रैक्टिसेस करता है, भेदभाव करता है, ऐसी सारी गतिविधियों को जो है गैर कानूनी घोषित करता है। तो कहीं ना कहीं जिस ग्रुप के साथ एक लंबे समय तक भेदभाव हुआ है उनको न्याय प्रदान करना ही इस व्यवस्था का जो है मुख्य उद्देश्य है। और जाति का क्योंकि आधार जो है जन्म है और एक क्लोज ग्रुप की तरह वो काम करता है, तो और मार्जिनलाइज सेक्शन स्पेशली होने के कारण
जो ग्रुप्स जो है लोअर स्ट्रेटा में रहे उनको इस सिस्टम में ज्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट सहने पड़े, क्योंकि अगर आप कास्ट बेस्ड सोसाइटी की बात करें तो जो सवर्ण कास्ट है या जो आपके अपर कास्ट है वो लोग सोसाइटी के प्रिविलेज क्लास रहे और कास्ट बने, क्योंकि क्लास कास्ट में भी एक जबरदस्त इंटरेक्शन है और एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोअर कास्ट थे उनका समाज में एक लंबे समय तक जो है वो शोषण होता रहा। तो फिर स्वतंत्रता के बाद ये प्रयास किया गया कि जिनके साथ एक लंबे समय तक भेदभाव हुआ है उनको न्याय दिलाना आवश्यक है। तो अगर हम समाज और जाति की जो ये व्यवस्था देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में जो ये जाति व्यवस्था है वो आपके हायरार्की बेस है, यहाँ पद सोपान पर आधारित है। हम जानते हैं कि कुछ सवर्ण जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह उनको सोसाइटी में एक जो है रिस्पेक्टेड प्लेस मिला हुआ है। और कुछ कास्ट जो है, जैसे कि जो लोग शमशान के कार्य में लगे रहते हैं या जो कि चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए समुदाय है, उनको लोअर कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये एक परिस्थिति प्रदान करता है व्यक्ति को और जाति के आधार पर जो है वो समाज व्यवस्था को जो है संगठित करने का प्रयास करता है और इसका आधार जो होता है जन्म है। और जबकि हम जब प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि वो लोगों को संगठित करने की बात करता है स्वतंत्रता के आधार पर, सभी व्यक्तियों को समान परिस्थिति मिलनी चाहिए। यानी प्रजातंत्र जहां समानता स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं जाति व्यवस्था एक क्लोज सिस्टम की तरह काम करता है। तो प्रजातंत्र जहां कानून के शासन की बात करता है और वो मानता है कि कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे उनका समाज में कोई भी स्टेटस क्यों ना हो। और इंडियन सिस्टम में अगर हम देखें तो जातिगत जितनी भी जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस है, इल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में बहुत लंबे समय तक विद्यमान रही है। आपके साउथ में इसको लेके काफी मूवमेंट्स हुए, एंटी ब्राह्मण्स मूवमेंट हुए, नॉर्थ में भी ये एक मेजर प्रॉब्लम रहा है। तो इसके सुधार के लिए लगातार जो है समाज सुधारकों ने प्रयास किया। जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि समाज में किस प्रकार से हम इन सुधारों को अपना रहे हैं। ठीक है, संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन क्या लोगों की मानसिकता और सोच में इससे अंतर आया है? तो भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो संविधान के अंतर्गत उसमें माना गया है कि भाई स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व जो है सभी नागरिकों के भीतर ये होना चाहिए और इसका पालन होना चाहिए और इसको समाज में भी व्यवहार में लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संविधान एक ऐसे समाज को निर्माण करना चाहता है जो कि समतामूलक समाज हो, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन अगर हम राजनीति के आदर्शों को देखें तो समाज के आदर्श कुछ और है, राजनीति के आदर्श कुछ और है। लेकिन राजनीति का जो यह आदर्श निर्मित हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि वो वैक्यूम में निर्मित हुआ है। इसी समाज से ही उभर कर राजनीति के ये आदर्श जो है समाज में कार्य करते हैं। अगर हम इसके जो प्रमुख जो आगे के डेवलपमेंट्स है इसको देखें तो राजनीति ने एक तरह से नए प्रकार के मूल्यों को समाज में जन्म देने का कोशिश किया है। खासकर अगर जब हम प्रजातांत्रिक राजनीतिक मूल्यों की बात करते हैं, चाहे वो समानता है, स्वतंत्रता है, और इस प्रकार से इसने कहीं ना कहीं जो परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था थी और मूल्य व्यवस्था थी उसको चुनौती दी। और एक तरह से जो शिफ्ट होता है पावर का, जो पहले पावर का जो लोकेशन था सोसाइटी था, उसकी जगह अब एक दूसरा समूह जो है पावर को अपने कंट्रोल में ले रहा है और पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं वो लोग सोसाइटी के लिए रूल रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो जाति है वो भी राजनीति को प्रभावित करती है और साथ ही जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका भी प्रभाव जाति पर पड़ता है और जाति उसके अनुरूप परिवर्तित होती है। यानी ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए हमें ये देखना होगा कि किस स्तर तक और कहां तक राजनीति अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है जो कि उसका सामाजिक रूपांतरण का उद्देश्य है। और इस संदर्भ में कौन कौन से तत्व है जिससे वो प्रभावित हुई है, और विशेषकर ये भी देखना आवश्यक है कि कौन कौन से तत्वों को, सामाजिक तत्वों को वो प्रभावित कर पाई है। क्या वो सामाजिक बलों को, सोशल फोर्सेस को प्रभावित की है? कास्ट को वो बदलने में, उसको उसके स्वरूप में परिवर्तन लाने में कितना सफल रही है? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस प्रकार संस्कृताइजेशन की प्रोसेस
के द्वारा जब जातिगत आधार पर भेदभाव समाज में होना शुरू हुआ, तो लोगों ने अपनी जो जातिगत पेशा जो है, क्योंकि उनका उनका जो ये निम्न कंडीशन था वो पेशे से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने उस पेशे का त्याग कर उच्च जाति के जो पेशे हैं, ऑक्यूपेशन से इसको एडॉप्ट किया। तो इस तरह से उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके कल्चर को एडॉप्ट करने की प्रैक्टिस के थ्रू, जो संस्कृताइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भी जो है सोसाइटी में जो है चेंजेस आने की कोशिश हुई। अब अगर हम देखें, जो जाति व्यवस्था हमारी सोसाइटी में काम कर रही है, उसके 4 आधारभूत लक्षण है। सबसे पहले तो वो आपके वंशानुगत तरीके से काम करती है, और उसके साथ ही एक हायरार्की बेस्ड है। एक हायरार्की जो सोसाइटी में बना हुआ है, कुछ कास्ट जो है सवर्ण माने जाते हैं और कुछ कास्ट जो है लोअर माने जाते हैं। तो पद सोपान की व्यवस्था हम जाति में देख सकते हैं। दूसरा, आपके कॉमेंसुरेट में जो है कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, जिसको कि वो लोग फॉलो करते हैं। विवाह पर प्रतिबंध है, और साथ ही जो व्यवसाय अपनाना है वो भी अपना वंश परंपरागत व्यवसाय को अपनाने पर बल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि समाज का एक सिस्टम है तो स्टैटिक रहेगा, ये हमेशा यथास्थितिवाद का पोषण करेगा, इसमें भी गत्यात्मकता आएगी। तो समय के साथ जैसे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन परिवर्तनों का उस पर प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार जाति पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और इस संदर्भ में जैसे सुदीप्तो कविराज कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ कास्ट इन प्लेस ऑफ ए हायरार्की, यानी अब जो नई प्रवृत्ति उभर कर आ रही है, पहले जहां हायरार्की पद सोपान कास्ट का आधार होता था, अब जो है प्रजातंत्र जो है जातियों का आधार हुआ। जाति उसके आधार पर पोलराइज होने लगे, उन्होंने अपने वोट के इंपॉर्टेंस को समझा, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे और अपने पॉलिटिकल सिस्टम पर अपना इंपैक्ट कैसे डाल सके, इसके लिए अपने आप को और सशक्त बनाते चले। तो भारत में अगर हम जाति को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में देखें, तो इसमें हम इसका एक पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे अल्पजन के अंतर्गत आपके हिंदू अपर कास्ट आ जाते हैं, आपके ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया कम्युनिटी आती है, और जो बहुजन है इसमें आपके सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और अदर कम्युनिटीज आ जाएंगे। और उसका भी अगर हम और सब कैटेगराइजेशन करेंगे तो बैकवर्ड कास्ट में भी मोस्ट बैकवर्ड में आपके सैनी, प्रजापति और पाल आएंगे। शेड्यूल कास्ट में भी अलग अलग इस तरह से जो कैटेगराइजेशन किया गया। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके माध्यम से लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को पुटअप करने की कोशिश की, और गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम इसके लिए जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी SC ST के लिए, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कशंस हो रहा था उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ओबीसी के कॉन्टेक्स्ट में जो रिजर्वेशन जो है वो आपके 90s के डिकेड में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन आने के बाद आपकी बीपी सिंह सरकार के द्वारा उसको 27% जो आरक्षण है उसको लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज हुई और उन्होंने अपना जो रिलेटिवली जो सोसाइटी में उनका डिप्राइव्ड कंडीशन है उसके बेसिस पे असर्टिव हुए, उन्होंने अपने आप को समाज के मुख्य धारा में समावेशित करने के लिए पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन को एक हथियार की तरह प्रयोग किया, और उसके बेसिस पर लोगों को पोलराइज किए, लोगों का लामबंद हुए और प्रेशर सिस्टम पर डाला, उसके लिए कभी प्रोटेस्ट किए, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने मूवमेंट किया, और अंततः अपने ग्रुप के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सरकार से या तो एफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू कुछ पॉलिसीज बनवाए या फिर रिजर्वेशन की डिमांड को फुलफिल करने पर प्रेशर डाला। तो भारत में जो ये जातीय राजनीति है ये बहुत घन रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं भारत की जो ये जाति व्यवस्था है इसमें अगर हम देखें तो कई सारे वजह से जो है परिवर्तन भी आया है। शुरू में जो व्यवस्था आई उसके बाद समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उसमें काफी परिवर्तन आया। जैसे स्वतंत्रता से पहले अगर हम देखें तो सामाजिक, धार्मिक जो आपके प्रतिक्रियावादी आंदोलन हुए थे उन्होंने जाति व्यवस्था में काफी सुधार लाने का प्रयास किया, चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन सबके जो इनिशिएटिव्स थे, या आपके मेडिवल पीरियड में भी अगर हम देखें जितने भी अभी भक्ति काल के मूवमेंट के समय के सेंट थे, उन सब ने जो था प्रयास किया कि जो जातिगत व्यवस्था के आधार पर समाज में भेदभाव है उसको रोका जा सके और लोगों के बीच में एक जागरूकता लाई जाए, वो अपनी योग्यता को विकसित करे, न कि जाति के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अगर हम देखें, स्वतंत्रता के बाद जो है जाति के आधार पर
एक तरह से देखें तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो सरकार को लगा कि इसको दूर करने का एक उपाय ये हो सकता है कि हम क्यों ना इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करें। तो अर्बनाइजेशन पर फोकस किया गया, शहरीकरण हुआ। गांव से लोग जब शहर में आते हैं, अब शहर में जिस तरह का स्ट्रक्चर है, वहां जातिगत भेदभाव को बनाए नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई होटल में खाने जाता है तो वो किसी का कास्ट पूछ के वो खाना नहीं खाता है। तो इस तरह से जिस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो है गांव में फॉलो हो सकती है, उस तरह से शहरों में नहीं हो सकती है। इस वजह से भी सरकार ने अर्बनाइजेशन पर बहुत अधिक बल दिया। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी एक इंडस्ट्री के अंतर्गत हर जाति के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उससे भी जो ये एट्रोसिटीज है वो कम हो सकती है, इसको आधार माना गया। फिर शिक्षा के प्रसार द्वारा लोगों को ये समझाया गया कि जो जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी व्यक्ति बराबर है, सभी ईश्वर के अंश है, और उस प्रकार की भावना विकसित हो, इसका भी प्रयास किया गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से भी जो जातिगत भेदभाव है उसको कम करने का काफी प्रयास किया गया। कई सारे कानून लाए गए, कानूनी रूप से कुछ प्रावधान बनाए गए, कुछ विशेष जाति जो कि निम्न स्तर पर काम कर रही थी और कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत अधिक भेदभाव था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग से प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स लिए गए। और पाश्चात्यकरण पर भी बल दिया गया, क्योंकि यह माना गया जब पाश्चात्य विचारधारा प्रभावी होगी तो उसमें रैशनल थिंकिंग, इंडिविजुअल सेंटर्ड जब हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को हम डिस्कार्ड करेंगे। और साथ ही स्पेशल मोबिलिटी, जब आप एक स्थान में स्थिर हो जाते हैं तो वहां पर उस आपके साथ इल प्रैक्टिसेस होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जब आप मूव कर जाएंगे दूसरी जगह तो एक नए क्षेत्र में लोग आपके पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड पहचान को उस तरह से नहीं जानेंगे। तो ये पद्धति को अपनाने के साथ ही जो संविधान के प्रावधानों को स्ट्रिक्टली लागू करने का प्रयास किया गया, ताकि समाज में इस आधार पर जो है भेदभाव ना हो। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार राजनीति में जातिवाद का जो हम प्रभाव देख सकते हैं, उसी प्रकार से आपका जाति का भी राजनीतिकरण हुआ। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस संदर्भ में रजनी कोठारी ने अपने लेख कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में यह तर्क दिया है कि भारत में जो जाति का राजनीतिकरण है ये बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, और जाति और राजनीति एक ऐसे संबंध में प्रवेश हो चुके हैं जिससे कि दोनों में परिवर्तन आ रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में रजनी कोठारी आगे कहते हैं कि तीन जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम जाति और राजनीति के जो ये इंटरैक्शन है इसको समझने के लिए हमें इनको देखना होगा। सबसे पहले तो सेक्युलराइजेशन, कितने पंथ निरपेक्ष मूल्यों को हम आत्मसात किए हैं। दूसरा इंटीग्रेशन, हम हर अलग अलग सोशल स्ट्रेटस को कैसे एकीकृत किए हैं, इंटीग्रेशन का क्या डायमेंशन है, एंड कॉन्शियसनेस, लोगों की चेतना का कितना विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कास्ट का स्ट्रक्चर है ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपको सैद्धांतिक रूप से एक संगठन का आधार प्रदान करता है, और पूरी जो हमारी जनसंख्या इसके अंतर्गत ही जीवन यापन कर रही है। तो इसीलिए राजनीति के लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है कि ये जो विद्यमान संरचना है उसी के आधार पर अपने आप को संगठित करे। तो इसीलिए भारत में जो आपका राजनीति में जातिवाद जो है वो बहुत मुखर रूप से उभरता है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है आपका कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट से अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों ही एक दूसरे का जो है स्वरूप प्रदान करता है। क्योंकि कई प्रकार के जाति और कई प्रकार की राजनीति जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जाति आधारित संगठन भी उभर कर आते हैं और वो राजनीति पे अपना एक विशेष प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। और राजनीति भी प्रयास करती है कि इन जाति आधारित संगठनों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करे और इन जाति आधारित संगठनों को अपने हिसाब से मोल्ड कर दे, ताकि उनके जो निहित स्वार्थ है, राजनीतिक लक्ष्य है, उनकी पूर्ति हो सके। और इस प्रकार का काम करते हुए जाति भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जाति भी राजनीति को अपने कार्य क्षेत्र बना देती है। तो इससे कास्ट ग्रुप्स को भी, अलग अलग कास्ट आधारित ग्रुप्स को भी एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी पहचान को जो है और मुखर रूप से रखे और अपनी जो समाज में है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को हासिल करने का प्रयास करे। तो कहीं ना कहीं भारत में जो जाति है वो भारतीय राजनीति में कई भूमिकाओं का संपादन कर रही है। जैसे जाति के आधार पर राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है,
राजनीतिक मूल्यों को, शिक्षा को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा रहा है। इसके आधार पर नए नए नेतृत्व को, नेताओं को चुना जाता है। विभिन्न जाति समूह के जो है इस संदर्भ में अपनी अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। जाति के आधार पर राजनीतिक दल संगठित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाति जो है वो लोगों को लामबंद करने में, पोलराइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जाति के आधार पर कैंडिडेट्स का नामांकन होता है। आप सोशल इंजीनियरिंग में भी यही चीज देखी जाती है कि उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र में देखा जाए किस जाति का दबदबा है और उसी के अनुरूप जो है हर पार्टी जो है अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है। जाति के आधार पर मतदान व्यवहार की भी टेंडेंसी है, जाति देखकर मतदान व्यवहार करना। जाति के आधार पर हिंसा, जो कि आपके इलेक्शंस में बहुत देखा जा सकता है और इवन कि पंचायत लेवल के इलेक्शंस में भी हम कई राज्यों में ये देख सकते हैं। जाति और उसके आधार पर जो मंत्री परिषद का गठन, उसमें भी जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा जाता है कि अलग अलग जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं तो जो अलग अलग समाज का तबका है वो सरकार से खुश नहीं रहेगा। जाति का आधार और आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था में भी जो है जातिगत वहां रिजर्वेशन भी है और उसमें भी आपके प्रमोशन और वेटेज, सारी चीजों में हम देखते हैं कि जाति एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और कहीं ना कहीं जो अब जो डिमांड्स है, अलग अलग समुदाय जो है अपने अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर उनके आंदोलन संवैधानिक रूप से नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो वो रेल की पटरी उखाड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे जो है वायलेंट मेथड्स को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कई रूपों में जो जाति है हमारी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। अब जैसे इस कार्टून के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जाति के आधार पर कई सारे डिमांड्स के पेपर्स तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तव में गरीब है उन तक वो फायदा पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि आप खुद ही इस चीज को देख सकते हैं, क्या आपके घर के दाई के बच्चों को जातिगत इन आरक्षणों का फायदा मिल पा रहा है, या केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिल पा रहा है जिनको पहले से जानकारी है, जो अवेयर है, जो इस तरह के पेपर बनाने में सक्षम है, और उन्हीं वही वर्ग जो है केवल लाभ हासिल कर रहा है। क्या हम उस नीडी तबके तक पहुंच पाए हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये जो टेंडेंसी हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्ट करती है ये पिक्चर कि कास्ट योर वोट हियर की जगह वोट योर कास्ट का जो कंसेप्ट है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे सामने कि जाति के आधार पर अगर वोट डाले जाएंगे तो उसमें हम अच्छे कैंडिडेट्स को के साथ जो है अन्याय करेंगे। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, क्योंकि ये सब जो है तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कास्ट, पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन, तो इन तीनों को उस रूप में देखना जरूरी है। तो भारत में जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है शैक्षिक संस्थानों में और गवर्नमेंट जॉब में जो है रिजर्वेशन के होना चाहिए, और इसको लेकर लगातार जो है इस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट्स होते रहे। भले जो 27% रिजर्वेशन जो इंप्लीमेंट कर दिया गया था उसके बाद भी अगर हम लास्ट 3 डिकेड्स में देखें, ये अलग अलग और भी ग्रुप्स है जो कि इस ग्रुप के अंतर्गत आना चाहते हैं, ओबीसी का स्टेटस पाने के लिए और भी जाति जो है प्रयास कर रहे हैं। तो मार्च 2020 में एक एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई थी और उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हमें इसको पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है, इसको और सिंप्लीफाइड करना होगा और इसकी स्ट्रीमलाइनिंग करना, इसको बहुत स्पष्ट रूप से रखना जरूरी है कि जो क्रीमी लेयर है, यानी वो ग्रुप जिसका कि जो रिजर्व ग्रुप के अंतर्गत जो है वो एजुकेटेड है और रिजर्वेशन के बाद उनको फायदा मिल चुका है और उनका इनकम लेवल हायर है, तो उनको अब फर्दर बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलना चाहिए। तो उसको आइडेंटिफाई करना और उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर हम देखिए जितने भी एजर्शंस हो रहे हैं कास्ट के आधार पर जो रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, ये एक कॉमन मतलब तरीका हो गया है कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का डिमांड करें। तो कहीं ना कहीं जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है कास्ट के, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पोजीशन को बनाए रखें, और दूसरे जो नए कास्ट डिमांड कर रहे हैं कि हमारी एंट्री हो। तो जो डोमिनेंट रोल में अपने कास्ट हैं, जो पहले से ये बेनिफिट्स ले चुके हैं, उनको लगता है कि उनकी एक कास्टलेसनेस वाली सिचुएशन है कि वो जाति आधार पर जो उनको एक सशक्तता मिली है उसको छीनने की लोग कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे जातियों का मानना है कि हम एक बड़े समय तक हाशिए पर खड़े बरक रहे हैं, हमें भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो पूरी जाति व्यवस्था है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक
हर स्वरूप जो जीवन का है भारतीय व्यवस्था में, उन सब पर जो है बहुत गहराई से प्रभाव डाल रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपके प्रोपेटाइट जो क्लासेस हैं, जो एक संपन्न वर्ग है, वो अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि भाई हमें जो एक अच्छा पोजीशन मिल गया है, हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की वजह से सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस पा चुके हैं, तो हमें इसको मेंटेन रखना है और इसी को रिप्रोड्यूस करना है, पुनः हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आना है और उसके आधार पर राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त करना है। तो वो भी अपनी जो पोजीशन है स्ट्रॉन्ग, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन का जो मेन मुद्दा है, जो फॉरवर्ड कास्ट है, वो जो और खासकर उनमें जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपने कास्ट स्टेटस का प्रयोग करके राजनीतिक फेवर, जॉब, लोन, इन सब को प्राप्त करके जो ये वर्गगत जो हायरार्की है उसमें ऊपर आना चाहते हैं। और जबकि दलित, ट्राइब्स या बैकवर्ड जितने कास्ट हैं, उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, उनके साथ संसाधनों की उनके पास कमी है, अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहा है कास्ट के वजह से, और कहीं ना कहीं उनके पास इतने संसाधन भी नहीं है कि वो अपने आप को बहुत गतिशील बनाए, अलग अलग जगह जाकर अपने जॉब के लिए प्रयास करें, ये भी उनके लिए संभव नहीं है। तो एससी एसटी ओबीसी हाउस की जैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स है, अगर आप देखें तो वास्तव में वो आपके बाकी जो पॉपुलेशन है भारत की, उनके साथ कंपैरिजन में काफी लो है। और कई सारे अध्ययन भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि जो आर्थिक रूप से जो डिसएडवांटेज की कंडीशंस ओबीसी का है, ये आपके एससी एसटी से बहुत अलग नहीं है। इसलिए ओबीसी का भी जो रिकॉग्निशन जो इंडियन गवर्नमेंट लगातार कर रही है कि वेलफेयर के लिए काम कर रही है या अफर्मेटिव एक्शंस प्रोग्राम लागू कर रही है, तो ये जरूरी है या आवश्यक है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अब बात आती है कि कैसे हम जो जाति का कुप्रभाव पड़ रहा है राजनीति पर, उसको कैसे कम कर सके। तो सबसे पहले तो जो आपके आरक्षण का जो आधार होना चाहिए, वो आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, न कि जाति। क्योंकि इससे क्या होगा, समाज का हर गरीब तबका जो है उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा, मीडिया को इसमें जो है एक एकदम तटस्थ भूमिका निभानी होगी। तीसरा, जो जाति के आधार पर हिंसा है, इसको पूरी तरह से इसका उन्मूलन करना आवश्यक है। आए दिन पेपर में जिस तरह दलित वुमेन को टारगेट किया जाता है, इस तरह की न्यूज हम पढ़ते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। सशक्त रूप से इसको रोकना होगा। साथ ही जाति आधारित जितने भी राजनीतिक दल है, उनको सीधा उनको विथड्रॉ कर देना चाहिए और उन पर बैन लगना चाहिए, और इसके लिए इनिशिएटिव जो है इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। राजनीति में कार्य करने वाले राजनीतिज्ञों को भी अपने विचारधारा को बृहद बनाना होगा और उनको जो एक पॉलिटिक्स करते हैं कास्ट के आधार पर, उसके ऊपर आके सोचना पड़ेगा। और जाति के आधार पर जो सेंसस की बात, जातिगत जनगणना की बात आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर लगातार डिबेट चल रहा है। कुछ लोग इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं कि इससे जो है जो लोग हाशिए पर खड़ा वर्ग है वो मुख्य धारा में आएगा। कुछ लोग इसके नेगेटिव डायमेंशन को देख रहे हैं कि इससे जो कास्ट बेस्ड जो हमारा एट्रोसिटीज है वो और बढ़ेगा। तो ये एक इस पर जो है एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। शिक्षा जो है कहीं ना कहीं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सेकुलर लाइंस में हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है, तो उस पर बल देना होगा। स्कूलों में भी इस प्रकार के कम्युनिटी लिविंग की प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज करना होगा। स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी केयरफुली रिवाइज करने की जरूरत है। जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है बच्चों का, तो उसमें ये चीज स्पष्ट करना होगा कि कास्ट सिस्टम जो है मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मा ने बनाया है। इस तरह की जो मिथक चला आ रहा है, इन मिथकों को तोड़ने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और साथ ही आपके अंतर जातीय विवाह को अगर प्रमोट किया जाए और लोगों को स्पेशल ऑफर्स दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें जो जातिगत जो ये भेदभाव है, इस प्रकार के दृष्टिकोण से वो बच पाएंगे। ये आपके लिए गतिविधि प्रश्न है कि क्या वर्ग को एक लोगों के वर्गीकरण का आधार बनाया जाना चाहिए, या फिर हमें जाति को ही एक आधार के रूप में समाज में स्वीकार करना चाहिए। इस पर आप अपने नोट्स बनाइएगा कॉपी में, और आप खुद इस पर विचार करिए और सुझाव दीजिए। जो लगातार जातिगत जो आरक्षण की मांग कई समूह कर रहे हैं भारत में, तो इसका क्या समाधान हो सकता है इस समस्या का। यह आपके लिए कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है। इसके माध्यम से मैंने इस पीपीटी को निर्मित किया है और इनके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।